नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो या फिर महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी और खास करके उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हो, एक के बाद एक क्यों न सही, धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन आ रहे हैं या आने लगे हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, आए दिन जो घटनाएं देश के अलग अलग हिस्से में घट रही है और उन घटनाओं में जिनके हाथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सामने आ रहे हैं, वो सारे लोग या तो फिर आरएसएस से जुड़े हुए हैं या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकल रहे हैं। इसलिए जब मोदी का करिश्मा कमजोर पड़ रहा हो, ऐसे वक्त जब देश के अंदर एक सक्षम विपक्ष खड़ा होते हुए नजर आ रहा हो, ऐसे वक्त जब चुनावों में एक के बाद एक हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ रहा हो, तो तब इस नतीजे में पहुंचना कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के सितारे जो है बुलंद होने के बजाय वो टिमटिमाने लगे हैं, तो कोई गलत या फिर अतिशयोक्ति नहीं होगी। चाहे मणिपुर से लेकर बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हर जगह से जो खबरें सामने आ रही है, मणिपुर जल रहा है, 1 महीने से जल रहा है। अब धीरे धीरे मणिपुर को आग में झोंकने वालों के कौन लोग हैं, वो भी, उनके चेहरे भी सामने आने लगे हैं। कहीं न कहीं आरएसएस जो है, उस आरएसएस का हाथ उस मणिपुर की तमाम घटनाओं के पीछे सामने आने लगे हैं। वो बिहार मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो खुलेआम गोडसे की तारीफ करता है, गोडसे को देशभक्त कहता है, उधर प्रधानमंत्री गांधी के पुतले के सामने नतमस्तक होते हैं, उनका जो अपना कार्यालय है उसके पीछे गांधी की फोटो लगाए हुए हैं, और विदेशों में बोलते नहीं थकते कि वो गांधी के देश से आ रहे हैं। लेकिन उनके ही कैबिनेट मिनिस्टर गोडसे, मतलब गांधी के हत्यारे, गांधी के कातिल, उनका उद्धव कर रहे हैं। उधर मध्य प्रदेश में, वहां पर भी गोडसे की उद्धव हो रही है। वहां तो एक से एक है जो खुलेआम गोडसे का उदात्तीकरण करते रहे। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में फिर वहां पर भी गोडसे का उदात्तीकरण। उत्तराखंड, जिसको ये माना जाता था कि बड़ा शांत इलाका, भगवान जहां आश्रय लेते हैं, ऐसे इलाका, तो वहां पर जानबूझकर वहां की सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम वहां के आरएसएस वाले और बीजेपी वाले लगे हैं। बेफजूल वहां के अल्पसंख्यक मुसलमानों को बेदखल करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। दुकानें खाली करो, हिंदुओं ने मुसलमानों की दुकानों से खरीदो मत, इस प्रकार का मुहिम उस उत्तराखंड में चलाया जा रहा है। उसके बाद महाराष्ट्र में तो बाप रे बाप, क्या बताएं। अचानक जो घटनाएं हो रही है, ये सारे घटनाएं जिसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस नहीं है,
स्वयं स्फूर्त नहीं है। ये घटनाएं एक योजना के तहत, एक षड्यंत्र के तहत माहौल को खराब करने के इरादे से किया जा रहा है, जिससे माहौल खराब हो और उसके बाद फिर बयानबाजी सत्ता पक्ष के द्वारा करा दी जाए और फिर राजनीतिक रोटियां सेकने का पूरा जो एक नियोजन जो करके रखा गया है। ऐसी क्या बात है कि उस नासिक में 100 साल के बाद ऊपर की परंपरा अचानक वहां पर त्र्यंबकेश्वर मंदिर में मामला बन जाता है। ऐसी क्या बात है कि ज्ञानेश्वर की पालकी, विठल की पालकी, जिस महाराष्ट्र के अंदर चाहे ज्ञानेश्वर की पालकी या संत तुकाराम की पालकी, ये दोनों पालकियां 2 दिन के अंतराल से पूना से ही शुरू होती है। और इसमें ये एक वारकरी पंथ जो जात, धर्म, भाषा भेद बुलाकर किसी एक मूर्ति पूजा को नकार कर, जहां ईश्वर और भक्त के बीच में कोई पुरोहित, कोई पंडों के अस्तित्व को नकार कर ईश्वर प्राप्ति के आराधना करते हैं, और लाखों लोग पैदल चलते हैं। 15 दिन, करीब करीब 15-20 दिन चलते हैं और फिर पंढरपुर में जाकर वो मिलते हैं। और ये सैकड़ों वर्षों से जो एक परंपरा महाराष्ट्र में है। ऐसी क्या बात है, इसी साल उस विठ्ठला के, उस ज्ञानेश्वर के वारकरी जब मंदिर में पहुंचते हैं तो भगदड़ मच जाती है। अब कुछ बातें सामने आ रही है कि भगदड़ मचाने वाले कोई और नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता है। चाहे वो तुषार भोसले का नाम आ रहा हो, चाहे अक्षय शिंदे का नाम आ रहा हो, ये लोग जानबूझ के, अब तो लोग भी कह रहे हैं वो तो नकली वारकरी है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो वारकरी सैकड़ों वर्षों से उस पादुकोण को लेकर पैदल निकल पड़ते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि वहां पर कोई धांधली हो जाए और पुलिस का लाठीचार्ज हो जाना। मतलब वारकरियों पे पुलिस बल का प्रयोग करने का मायने क्या होता है, ये देवेंद्र फडणवीस को आने वाले दिनों में शायद समझ में आएगा। क्योंकि ये ग्रामीण इलाकों से आते हैं, लाखों की संख्या में होते हैं। पुलिस की लाठीचार्ज ने उन लाखों लाख वारकरी, उनके भावनाओं को दुखाया गया है, उनके दिलों को दुखाया गया है। और ये जिस तरीके से गांव-गांव फैलने वाला है कि महाराष्ट्र में वारकरियों के ऊपर लाठीचार्ज होता है और गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी का होने के बावजूद देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। मतलब लाठीचार्ज होने के वजह से पहले से वारकरी दुखी है, और उप मुख्यमंत्री ये कहना कि लाठीचार्ज हुआ नहीं है, मतलब वारकरी झूठ बोल रहे हैं। इस प्रकार का आरोप महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री वारकरियों पर लगाए हैं। इसका खामियाजा निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में भुगतना पड़ेगा। माननीय शरद पवार उनको मारने की बात दाबोलकर कर देंगे, ऐसा मैसेज भेजने वाला भी
भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला है। ये क्या दिखा रहा है? चंद वोटों की राजनीति के लिए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश का मिजाज, देश का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने में लगी है। चंद वोटों की खातिर, सत्ता के खातिर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जानबूझकर एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक करने की कोशिश कर रही है। और फिर बहुसंख्यकों का वोट चुनाव में कैसे उसको मिल सकता है, इसकी पूरी प्लानिंग और इसके लिए एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है। और तो और इसी की कड़ी में वो बृजभूषण शरण, पहलवान, माफिया, डॉन, अपराधी, बलात्कारी, फिरौती मांगने वाला, न जाने कितने गुना उस सांसद पर है। 3 महीने से देश की बेटियां, पहलवान अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही थी। और 3 महीने में इस देश की 50% महिलाएं इस बात को समझ गई कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले, जो संस्कारों और चरित्र निर्माण की बात करने वाले, ये बलात्कारी के साथ खड़े हैं और देश की बेटियों को खुला छोड़ दिए हैं। तुमको जो करना कर लो, हम तुम्हारी सुनेंगे नहीं। और बातचीत करने के नाम पर उस बलात्कारी डॉन को जो है गिरफ्तारी से बचाने का पूरी योजना बना ली। और जब भूषण शरण को, पहलवान को यह समझ में आया है कि अब देश की सरकार ने पुलिस को भी समझा दिया है और पोक्सो के अंतर्गत जो दर्ज हुआ था, उसी पीड़िता ने, बच्ची ने अपना बयान बदल दिया है, तो अब वो शेर हो गया है। उसको लगता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो शक्ति प्रदर्शन कर दिया है। अगर बृजभूषण शरण को यह लग रहा है कि उसने शक्ति का प्रदर्शन किया है, मैं ये मान के चलता हूं उसने शक्ति का प्रदर्शन नहीं, उसने अगर कुछ किया है तो देश के प्रधान सेवक और गृह मंत्री उनकी ऐसी तैसी कर डाला है। जो मैसेज गया है बृजभूषण शरण की उस रैली से, और रैली से मैसेज ये गया है कि इस देश का प्रधान सेवक और इस देश का गृह मंत्री एक आरोपी, बलात्कारी, यौन शोषणकर्ता के सामने नतमस्तक है। यह संदेश गया है। इसलिए आज जब मैं राष्ट्र महाराष्ट्र के दर्शकों के साथ बात करना चाह रहा हूं, तो मेरे दिमाग में यही ख्याल आया है कि भारतीय जनता पार्टी के सितारे अब टिमटिमाने लगे हैं। एक के बाद एक घटनाएं जो इस देश के अंदर हो रही है, खास करके जो महाराष्ट्र में हो रही है, इन तमाम घटनाओं के पीछे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों का हाथ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से है। और राज्य का और देश का मिजाज ये लोग आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए खराब करने के पीछे लगे हैं। और कर्नाटक की जनता ने, खास करके कर्नाटक के गरीबों ने, गरीब नौजवानों ने, कर्नाटक के किसानों ने, मजदूरों ने, कर्नाटक के महिलाओं ने, दलितों ने, आदिवासियों ने और कर्नाटक के हिंदुओं ने जो संदेश दे दिया कि अब भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, इनकी ये चाल जो है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस चाल को कर्नाटक के लोगों ने
एक सिरे से नकार दिया। तो इसलिए समय रहते हुए भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी, दीवारों में जो लिखा जा रहा है उसको पढ़ लो। देश में तानाशाह बनने की हवस के चलते, इतिहास में मुसोलिनी और हिटलर के बाद अपना नाम दर्ज कराने की महत्वाकांक्षा के चलते इस देश को बर्बाद मत करो। इस देश को फिर से सांप्रदायिकता के आग में ढकेलो मत। मुझे पूरा विश्वास है कि देश की जनता अपने अनुभवों से इस प्रकार के तमाम प्रयासों को वो विफल करेगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी और नए मुद्दे को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।